अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमहूरियत के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। नाजरीन, आज बात करेंगे उस मसले की जिसने पूरे ही पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जी हां, मसला है सैलाबी सूरत हाल का, मसला है ग्लेशियर्स पिघलने का, मसला है पानी का। और पानी इस वक्त पाकिस्तान की बका का मसला बना हुआ है। पाकिस्तान को ज़रूरत भी है और पाकिस्तान को इस वक्त परेशानी भी है कि ये पानी पाकिस्तान के फसलों को, उसके इलाकों को डुबोए दे रहा है, बर्बाद किए डाल रहा है। आफात से निपटने के दायरे NDMA ने इंकशाफ किया है कि क्लाइमेट चेंज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। ग्लेशियर्स पिघलने से शिमाली इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि ये भी अलर्ट दिया गया है कि सितंबर से एक नया सिलसिला भी, नया स्पेल भी शुरू हो रहा है। पाकिस्तान चूँकि दुनिया में पानी के इस्तेमाल में चौथा बड़ा मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सिर्फ 30 दिन का पानी स्टोर कर सकता है, हालांकि बैनुल-अक़वामी गुंजाइश और जो तजवीज़ है वो 120 दिन की होती है। ये पाकिस्तान के लिए एक ख़ास मसला और भी है। इसके अलावा मुल्क में बारिशों और सैलाब की वजह से 30 से 35 मिलियन फुट एकड़ जो है वो रकबा पानी के नीचे जा चुका है। शदीद बारिशों, ग्लेशियर्स पिघलने और खुश्क साली जैसे ख़तरात के मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे के अब डैम्स बनाना नागुज़ीर हो चुका है। ये भी कहा जाए तो गलत ना होगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं पाकिस्तान की बका का मसला है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि मंगला डैम में 82% और तरबिला डैम 100% तक भर चुका है। ये अलार्मिंग और हज़ार्डस सूरत हाल है। इत्तलात ये भी सामने आई हैं कि भारत के दरियाओं में मज़ीद पानी छोड़ने का भी ख़तरा जारी है और पाकिस्तान में बहने वाले दरियाओं के बहाव में मज़ीद इजाफा, मज़ीद सैलाबी कैफियत, मज़ीद फ्लैश फ्लडिंग का सिलसिला भी इस वक्त जारी रह सकता है। कि याद रहे कि 2022 की अगर बात की जाए, 1700 अफराद इन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े थ्रेट से, नेशनल क्राइसिस से गुजर रहा है। इसका हल क्या है? इसकी सूरत हाल के अंदर हम मज़ीद कहाँ तक जा सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि क्या दरियाए चनाब और जहलम के दरमियानी इलाकों में फ्लड स्टोरेज बेसन्स, यानी कि वहाँ पर कुछ ऐसे डक्ट्स बड़े साइज़ के बन सकते हैं? हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? ये जानने के लिए, इस पर बात करने के लिए माहिर आबी उमूर जनाब अहमद कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद कमाल साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको, आपने वक्त निकाला। जो सूरत हाल है हम फौरी तौर पे उस तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में जो दरियाए चनाब और जहलम के दरमियानी इलाकों में जो हमें स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड है, क्या वहाँ पर बन सकती है? किसी किस्म में कोई फ़ायदा हमें वहाँ से हासिल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत बर्निंग इशू है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपने बात की कि क्या हम चनाब और झेलम में किसी जगह पे कोई डैम या कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो मैं आपसे ये शेयर करूं कि झेलम के कॉन्टेक्स्ट में रोहतास डैम का प्रपोज़ल और चनाब के कॉन्टेक्स्ट में वज़ीराबाद डैम, चिन्योट डैम और मिड रांझा डैम, इन 3 डैम्स के प्रपोज़ल इस वक्त प्लानिंग फ़ेज़ में वापडा के पास हैं। और अगर इनके ऊपर काम कर लिया जाता है तो ये 2030 ऑनवर्ड्स इसके ऊपर कंप्लीशन के लिए हम जा सकते हैं। ये जो डैम्स, ये 4 डैम्स जिनका मैंने ज़िक्र किया, इससे मेजर बेनिफिट ये होगा कि हमें जो क्रॉस बॉर्डर पानी पाकिस्तान में आता है, ख़ास करके चनाब में, वो और फिर वह नीचे त्रिमू से नीचे जाके हैवक क्रिएट करता है। और वंस वो चनाब से निकल के पंजनत के मकाम पे एंड देन मिठन कोट के मकाम पे इंडस का हिस्सा बनता है, तो फिर हमें दरियाए सिंध में, सिंध के एरिया के अंदर सीवियर किस्म की फ्लड ड्रेनेज के इश्यूज़ भी पेश आते हैं, जैसे कि हमने 2022 के फ्लड में फेस किया और वो बहुत बड़ा पीरियड था। अगर ये 2-3 डैम्स जिनका मैंने ज़िक्र किया, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अब लाजमन काम होगा, तो ना सिर्फ ये कि हमें एक अच्छी स्टोरेज देंगे, बल्कि इस स्टोरेज को इस इलाके की बेहतरी और इस इलाके की इरिगेशन और दीगर रिक्वायरमेंट के लिए बड़े अच्छे पैमाने पे इस्तेमाल किया जा सकेगा। यही इसका वाहिद हल है। और इसकी दूसरी इसका जो मेजर बेनिफिट होगा वो ये कि अगर खुदा न खास्ता हमें ऊपर से हैवी फ्लोज आते हैं, जैसे हम अक्सर देख रहे हैं 2014 में इंडियन साइड से हुआ, और इस दफ़ा तो खैर 3-4
4 دفعہ یہ سچویشن ہوئی ہے، تو وہ والا پانی ہم نہ صرف اسٹور کریں گے بلکہ وہ پورے نیکسٹ 12 منتھس کے لیے یا اگلے مونسون سیزن تک کے لیے ہم اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں گے۔ یوٹیلائزیشن کے حوالے سے ہی آپ سے ایک اور سوال احمد صاحب پوچھ لیں گے کہ ستلج کا سیلابی پانی اگر چولستان کی طرف پہنچایا جائے، کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، اور سندھ کا سیلابی پانی وہاں کے بنجر علاقوں کی طرف پہنچایا جائے، کیا اس قسم کا کوئی آپشن پاکستان استعمال کر سکتا ہے کہ اس سے ہم بجائے نقصان کے سیرابی حاصل کر لیں؟ دیکھیں، اب تو وہ تمام آپشنز جو کہ کبھی لیٹ سے کہ خالی باتوں میں تھے یا خیالات میں تھے، ان کو ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے اور ایویڈنس کو بیس بناتے ہوئے کرنے ہوں گے۔ آپ نے جہاں تک ستلج کی بات کی، تو ستلج کا جو ریور بیڈ ہے، اس کے ریور بیڈ کو بہتر طریقے سے ہمیں لائن اپ کرنا ہوگا، اور اگر وہاں پہ ہمیں اس کی ڈریجنگ کی اور اس کی فردر اس کے جو اس کا بریتھ ہے یا اس کا جو پارٹ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کر کے وہاں سے ہم چینلز نکال سکتے ہیں، اور وہ چینلز جو ہیں فیوچر میں ہمیں سپورٹ کریں گی ٹورڈز نہ صرف یہ کہ جو اپ اسٹریم سے پانی آ رہا ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے، بلکہ اس کے بینیفیشل یوز کے لیے۔ اس میں صرف ایک چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگی، اور وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ پانی جیسے اس دفعہ ہم نے لیا یا ہمارے پاس آیا اوپر سے چھوڑا گیا، کیا یہ پانی ہمیں ہر سال اویلیبل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں جو اپنا ڈسٹریبیوشن کا میکینزم اسپیسیفکلی اس ایریا کے لیے دینا ہوگا، وہ ممکن نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سالانہ بیسس کے پر اس کو بنائیں، ہم اس کو کنڈیشنل کر سکتے ہیں واٹر اویلیبلٹی سے، کہ جس وقت ہمارے ستلج کے کیچمنٹ میں سیویئر جیسے اب رین ہوئی ہے ایسی رین ہو یا اوپر سے پانی آئے، تو اس صورت میں اس کو ہم پیرینیل کینال کی فارم میں کنورٹ کریں یا پیرینیل چینل کی فارم میں کنورٹ کریں، اور پھر وہاں پہ اس کو لوکل لائیولی ہوڈ کے لیے، لوکل اریگیشن پریکٹسز کے لیے ہم اس کو یوز کر سکیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی سندھ کی، تو میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ سندھ میں اور بلوچستان کے درمیان میں یہ جو کیرتھر ہل ٹورنٹس ہیں، کیرتھر ہل ٹورنٹس کا میسو فلو آتا ہے، اور جو کہ سندھ میں سکھر اور کوٹری کے درمیان میں جو ایف پی بند ہے وہاں پہ وہ امپیکٹ دیتا ہے۔ اگر ان سارے علاقوں میں جہاں پہ بہت ساری آبادیاں بھی آ چکی ہیں، فلڈ چینلز بنا کے ان فلڈ چینلز کو یوز کیا جائے فار دی بینیفیشل یوز آف دی لوکل کمیونٹیز، ان کے ڈے ٹو ڈے واٹر ریکوائرمنٹس کے لیے اور لوکل اریگیشن پریکٹسز کے لیے، تو یہ لازماً کی جا سکتی ہے۔ 2022 کے احمد صاحب یہاں پر آپ سے ایک سوال اور بھی کریں گے۔ آپ نے واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے، اس کے یوزیبلٹی کے حوالے سے، یوٹیلائزیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہاں پر ایک سوال پورے پاکستان کو ہی ہے، ہمارے عام شخص کو بھی ایک سوال ہے۔ پاکستان میں اس وقت ہر شخص دیکھ رہا ہے ایک تباہی پھری ہوئی ہے ہر طرف، یہ قدرتی آفت کے زیر اثر ہے پنجاب میں اور صورتحال کے پی میں، گلگت بلتستان میں، یہ قدرتی آفتیں ہیں یا یہ مس مینجمنٹ ہے؟ دیکھیں، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا تھوڑا سا احاطہ کر دوں۔ ہمارا 2025 کا جو مونسون ہے یا جو مونسون سیزن ہے، یہ یونیک ہے ہسٹری میں، اور اس سے اب کتنی نئی چیزیں جنم لیں گی، نہ صرف یہ کہ فیوچر کے اقدامات کے سلسلے میں بلکہ ریسرچ کے کانٹیکسٹ میں۔ دیکھیں، اس مونسون سیزن کا آغاز ہوا ہے کلاؤڈ برسٹ سے، اور وہ کے پی اور جی بی میں ہوا، فالوڈ بائی سیویئر قسم کے گلوبس کے ایونٹ ہوئے، جس گلوبس کے ایونٹ کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو سدرن پارٹ ہے کنٹری کا، یعنی کہ سندھ کا علاقہ کراچی، وہاں پہ سیویئر رینز ہوئی، اربن فلڈنگ فیس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے انڈس میں بھی مونسون فلوز کی وجہ سے پانی آنا شروع ہوا۔ جب یہ سچویشن چل رہی تھی تو اس وقت بہت، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2 ڈیکیڈز کے بعد ہمارا جو ایکچوئل ٹریک ہے مونسون کا، جو بے آف بنگال سے اٹھتا ہے اور یا تو وہ تربیلا کے اوپر جا کے پانی برساتا ہے جس سے انڈس میں فلڈنگ ہوتی ہے، یا پھر وہ چناب اور جہلم کے درمیان میں جا کے رکتا ہے اور وہاں پہ پانی برساتا ہے، جس سے زیادہ تر ہمارے پاس فلڈنگ چناب میں اور جہلم میں اس کا باعث بنتی ہے۔ اس دفعہ یہ سسٹم جو تھا
1992 के मानसून की तरह इसमें वेस्टर्ली वेव जो कि मेडिटेरेनियन से आती है उसका भी असर आया, और अरेबियन सी से जो सीजनल लो है उसका असर भी इसमें आया। तो कहना ये दुरुस्त होगा अहमद कमाल साहब कि ये नेचुरल डिजास्टर है, मिस मैनेजमेंट का इतना पार्ट नहीं है इसमें, कह सकते हैं? इसमें एक ख़ास चीज़ जो कि प्रॉब्ली हम सबको रियलाइज़ करनी चाहिए, ये पानी पाकिस्तान में यकीनन बहुत बरसात और सारे उससे तो आया, लेकिन जो फ्लोज़ हमें अपने ईस्टर्न रिवर्स में और चनाब में क्रॉस बॉर्डर से आए या इंडियन कैचमेंट एरिया से आए, उन्होंने एक मेजर फ्लडिंग का इम्पैक्ट जो था वो दिया। इस वक्त हमारी जो कंट्री लेवल के ऊपर मानसून है वो मानसून 2022 वाली की तरह इतनी सख्त मानसून नहीं है, लेकिन अच्छा बस आखिरी मुख्तसरन हमारे पास एक बात ब्रेक से पहले इतनी बता देगा अहमद कमाल साहब, खाली इतना एक जवाब दीजिएगा, हमारे पास पाकिस्तान में वाटर मैनेजमेंट और दीगर मंसूबे जो इस वक्त ऑन गोइंग हैं, क्या पाकिस्तान की सूरत हाल को मैनेज करने के लिए काफ़ी हैं? एक मुख्तसर जवाब दीजिएगा, हम चाह रहे हैं सुनना। कतन काफ़ी नहीं है, हमें डैम्स की भी ज़रूरत होगी, स्मॉल और मीडियम डैम्स की भी ज़रूरत होगी, और हमें नेशनल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बना के उसको सूबों में और कम्युनिटी लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होगी। ये आप समझ लीजिए कि आज से हमें शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, अहमद कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल 1992 से लेके अभी तक वाटर मैनेजमेंट का जो मसला है वो इस वक्त नेशनल डिज़ास्टर्स, नेचुरल इफ़ेक्ट यानी कुदरती आफत एक तरीके से ये ज़्यादा है, मैनेजमेंट का मसला इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमारे पास इस वक्त वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिजर्वेशन और इन सब इक़दामात के हवाले से जो चीज़ें मौजूद हैं वो नाकाफ़ी हैं पाकिस्तान में। इस पानी को कंजर्व करना, इस पानी को इस्तेमाल करना, इसको डिविएट करना, हमारे पास इक़दामात नाकाफ़ी हैं, इस पर हमें काम करना होगा। माहिर आबी उमूर अहमद कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एक दूसरा भी अहम मौजू आज प्रोग्राम में मौजूद है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मुल्क में मॉनसून का इंतहाई तबाहकुन स्पेल जारी है और मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद सूरत हाल मज़ीद संगीन रुख इख्तियार कर गई है। अब तक 46 अफराद इस सूरत हाल में जान से जा चुके हैं, जबकि 37 लाख से ज़ायद अफराद मजमूई तौर पर सूरत हाल से मुतासर हुए, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। PDMA के मुताबिक चनाब में पानी की सतह अभी बरकरार है, जबकि चनाब में सैलाब से पहले से मुतासरा अजला दोबारा मुतासर होने का भी खदशा पैदा हो गया है। अगले 2 से 3 हफ्ते रावी में पानी बढ़ रहा है, जबकि पानी चनाब में मिलने के बजाय वापस आना शुरू हो गया है, जिसके बायस पानी की सतह में कमी नहीं हो रही है। खानीवाल के 136, टोबा टेक सिंह के 75 देहात मुतासर हुए हैं। सैलाब ने हाफिजाबाद के 140 से ज़ायद देहातों को शदीद मुतासर किया है, जबकि सैलाब के एक बड़े रैले ने कबीरवाला के अतराफ़ में तबाही मचाई है, जबकि दरियाए चनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वज़ीराबाद और चनियोट में तबाही मचा चुका है। वहाँ पर फसलें तबाह हो चुकी हैं, घर बर्बाद हो गए हैं, ज़मीनें ज़ेर आब हैं, जबकि झंग में बड़ा आबी रेला दाखिल होने से 200 के करीब देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। ये सारी सैकड़ों फसलें, हज़ारों इसके अंदर मवेशी जान जा चुके हैं। आज इसी सूरत हाल पे हम रुख करते हैं मुल्तान का, जहाँ की सूरत हाल से अगर आपको आगाह करें तो मुल्तान में शेरशाह ब्रिज पर भी पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पानी के किनारे से सिर्फ 2 फुट का अब मार्जिन किनारे से बाकी रह गया है। इस वक्त मुल्तान के करीबी दरियाए चनाब में गज़बनाक सूरत हाल है, जिसके बाद शुजाबाद और पिंडी भट्टियाँ में कई बस्तियाँ मलिया मेट हो चुकी हैं और 148 बस्तियां हैं जिनका नंबर बताया गया है कि ये तादाद है बस्तियां उजड़ने की, जबकि 2 ब्रीचिंग पॉइंट्स कायम करने के बावजूद भी सब सूरत हाल संभलने में नहीं आ रही। ये हेड मोहम्मद वाला पर हैं और शेर शाह पर हैं। PDM में कहना यह है कि आइंदा 24 घंटे मुल्तान के लिए बहुत ही अहम है। मुल्तान के साथ साथ आपको सूरत हाल वज़ीराबाद की भी आगाह करें कि वज़ीराबाद में भी भारत की जानिब से जो छोड़ा गया पानी है वो चनाब में दाखिल होने के बाद हेड मराला और वज़ीराबाद में हेड खान की पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। NDMA ने आज अपने वसाइल से 8 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान की खेप रवाना की है, जिसके अंदर बैग्स शामिल हैं राशन के। हर बैग का वज़न 46 किलो बताया गया है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की अशिया मौजूद हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल की।
इस वक्त सूरत हाल क्या है, कहाँ कहाँ पे पानी जमा है और वज़ीराबाद के कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीराबाद से GTV न्यूज़ के नुमाइंदे अयूब चौहान। अयूब, बताइएगा वज़ीराबाद में कौन कौन से मकामात ज़्यादा मुतासिर हुए हैं? वजीराबाद दरिया चनाब से मुलहिका जो इलाके हैं उनमें जो है नथू कोट, नारे की और इसके साथ राना ब्राह्म, वजीराबाद से मुलहिका तकरीबन 66 के करीब जो देहात हैं वो शदीद मुतासर हुए, जहां पर अभी भी पानी मौजूद है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मेरे अकब में जो है ये नाला पलखू चल रहा है, इससे जो है काफी देहात जो है इससे भी मुतासर हुए। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो जगह जो है ये बिल्कुल हैदर कॉलोनी के साथ नाला पलखू जो है वो चल रहा है। हैदर कॉलोनी के जो मक्की हैं वो अपने आज 9 दिन से यहाँ पर जो है क्या कहते हैं सड़क के किनारे रोजा बशर जो है वो गुजारने पर मजबूर हैं। ठीक, बताइएगा कि कौन से इलाके हैं? पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि फिश फार्म के हवाले से पाकिस्तान के अंदर सबसे जो बड़ी मछली मंडी जो है वो वजीराबाद में है। अलीपुर, रसूल नगर, मंचर चट्टा और जहाँ पे बहुत ज्यादा फिश फार्म में है और जहाँ पे ये इस पानी के आने की वजह से जो है फिश फार्म में जो तैयार मछली है वो भी जो है पानी अपने साथ बहा कर ले गया है। ठीक, बताइएगा कि सूरत हाल तो पानी की खासी ख़तरनाक है, क्या इंतज़ामात अभी तक किए गए हैं कि इस सैलाब से, सूरत हाल से बचा जाए? वज़ीराबाद में क्या इंतज़ामात हैं? जी, इंतजामात जो है वो इतने कोई खास जो है इंतजामात नजर नहीं आ रहे। इंतजामिया की तरफ से जो है यहाँ जो हैदर कॉलोनी है यहाँ जो है अभी तक कोई इंतजामिया की तरफ से ना ही तो इनको टेंट प्रोवाइड किए गए हैं और ना ही कोई इंतजामिया की तरफ से इनकी तरफ कोई इनका पुरसाने हाल है। ये 9 दिन से मुसलसल सड़क के किनारे जो है शब रोज जो है वो गुजारने पर मजबूर हैं। ठीक, रिलीफ के हवाले से कोई सामान अभी तक वहां पहुंचाया गया है? लोगों को खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है, क्या वो कुछ पहुंचाया गया? रिलीफ के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ देहातों में जो है वो मवेशियों को चारा और उनका खुश्क चारा जो है वो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ जो हैदर कॉलोनी बिल्कुल पलू के किनारे पे मौजूद है, यहाँ अभी तक किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, ये बताइएगा। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से सकलैन नकवी। मुल्तान की सूरत हाल के हवाले सकलैन बताइएगा, कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हुए हैं मुल्तान में? अगर मुल्तान की बात करें तो इस वक्त मुल्तान के जो दरिया चनाब के जिसमें हेड मोहम्मद वाला है और शेरशाह पुल है और इसके साथ सिकंदरी नाला, सूरज म्यानी, गिरे वाला और जोक वैस और इस तरह की जितनी भी आबादियां हैं वो इस वक्त 136 मवाजियात हैं जो कि इस वक्त इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरशाह बाईपास के पास, जो कि दरिया चनाब को लगता है ये बड़ा फ्लड बंद है। आज यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कई बस्तियों को आज इस पानी ने घरों से निकाला है और लोग इस वक्त नकल मकानी पर मजबूर हैं। इस वक्त लोग बेआसरा हैं और बेसरो सामानी का सूरत हाल है। दिन में शदीद धूप थी, लोग अपनी मदद आप के तहत रोडों के ऊपर बैठे थे। कोई हुकूमती इकदाम, कोई यहाँ पर टेंट, कोई आरजी खेमा बस्तियां, कोई उनके लिए पानी का, कोई खाने का इंतजाम नजर नहीं आ रहा। लोग शिकवा खुना थे कि जो हुकूमत और इंतजामिया है वो आला अफसरान को सब ओके की रिपोर्ट कर रही है, लेकिन इस वक्त जो सैलाब से मुतासरीन है वो बेसरो सामानी की हालत में है। वो इस वक्त यकीन माने कि उनके पास पानी नहीं है, किसी के पास कोई बच्चा बीमार है, किसी की कोई खातून बीमार है, तो ये इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है। कहना ये है, यही सूरत हाल वजीराबाद में भी है, मुल्तान में भी आप यही बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई मदद, कोई इमदाद नहीं पहुंची है, जबकि हम तो यही सुन रहे हैं कि ट्रक रवाना हुए हैं, इमदादी कैंप्स हुए हैं, फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, मेडिकल डिस्पेंसरीज भिजवाई गई हैं। क्या यहाँ पर आपने किसी हुकूमती रुकन से राब्ता किया, यहाँ कोई पहुंचा है सूरत हाल देखने के लिए?
मैं दोपहर 12 बजे से इस हलके में कवरेज कर रहा हूं और यहां पर अभी तक ना कोई पुलिस है, ना कोई सिविल इंतजामिया का बंदा है, ना कोई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या कोई इंसान यहां पर नहीं है, कोई भी इदारा, हत्ता कि यहां पर रेस्क्यू 1122 की टीमें भी नहीं है। और ये लोग, ये बस्तियां जिसको बस्ती 9 कहा जाता है, ये इस वक्त मुकम्मल सैलाब की जद में है और कम से कम 500 से 700 घर हैं जो इस वक्त डूब चुके हैं। इवन के यहाँ पर जो कब्रिस्तान है और जो मसाजिद है वो भी दरिया बुर्द हो चुकी हैं, जो इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किया गया, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया इस वक्त जो हेड मोहम्मद वाला है वहाँ पर ब्रिजिंग और जो दीगर मामलात है उसको देख रही है। कल सीएम पंजाब ने भी वहाँ पर दौरा किया हेड मोहम्मद वाला का और वहाँ पर ब्रीफिंग ली और उस तरफ इंतजाम हुकूमत ने किए हैं। इस वक्त डिवीजन इंतजामिया का ये कहना है कि डिवीजन भर में 5 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन मुल्तान में ये जो बस्ती 9 की सूरत हाल है ये इस वक्त अफसोसनाक है और जो पानी है उसने मुसलसल घरों को लपेट में ले लिया है और लोग इस वक्त बेसरो सामानी के आलम में हैं। बिल्कुल, मुल्तान में लोग बेसरो सामानी के आलम में हैं। वज़ीराबाद में भी यही सूरत हाल है, कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा, इमदाद नहीं पहुंची, इंतजामात नहीं हैं। हमें रिपोर्ट कर रहे थे मुल्तान से सकलैन नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीराबाद से अयूब हमारे साथ मौजूद थे, अयूब चौहान, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सियासी मंजरनामे में बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है। अमेरिका जो कि दहाइयों से अपने आप को इस दुनिया का लीडर समझता था, उसको अब चीन, रूस और सिफारती और मुआशी मैदानों में बड़ी बढ़तरी अपनी चैलेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की वाज़ेह दलील दे रही हैं कि दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर चीन के हाथों जापान की शिकस्त पर जो चाइना ने अभी सेलिब्रेशन की है, जो कि 80 साल के बाद में एक बड़ी सेलिब्रेशन की है, उस सेलिब्रेशन में चाइना ने अपने साथ एक बहुत बड़ी अस्करी परेड का मुजाहरा किया है। इसमें जिन मुल्कों को चाइना ने मदऊ किया, अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इस तकरीब में चीनी सदर के हमरा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शिमाली कोरिया के किम जोंग उन भी मौजूद थे। इस परेड पर सदर ट्रंप ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि जो साजिश चीन कर रहा है अमेरिका के खिलाफ और जिसमें पुतिन और किम जोंग मौजूद हैं, इस साजिश के लिए मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। कुछ थोड़ा तंजिया भी हो गए थे। ट्रंप के इस इल्जाम की तरदीद की चाइना ने और कहा कि चाइना अपनी किसी दोस्ती को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ साजिश के तौर पर नहीं बरतता है। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर की तकरीर को मुतासिर कुन तो जरूर करार दिया, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया चीन की बढ़ती हुई मुआशी और अस्करी सलाहियत से खौफजदा हैं। बात वाज़े तौर पर दिख रही है, क्योंकि चीन में होने वाली 2 रोज़ा एससीओ कॉन्फ्रेंस का आगाज 31 अगस्त को हुआ था, जिसमें रूस सदर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और दीगर अहम आलमी शख्सियात बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शरीक हुए थे। उसके फौरी बाद ही 80 साल के बाद में अपनी जापान पे फतह को भी सेलिब्रेट किया बड़े अंदाज में, जिसको दुनिया बगौर देख रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर जनाब कमर चीमा साहब। कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में। जिस तरह से चीन सिफारती, अस्करी, इक़्तिसादी तौर पर अपनी बढ़तरी साबित कर रहा है, अमेरिका की ठेकेदारी को क्या खतरा लाहक हो चुका है, ये बात वाज़ेह दिख रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि चाइना ने ये जो इतनी बड़ी परेड की और एससीओ का इजलास बुलाया, इसमें चाइना ने बेसिकली ये पैगाम दिया है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है वो अब मुश्किलात का शिकार है और चाइना जो है वो एक ऑल्टरनेट ग्लोबल ऑर्डर देना चाहता है। चाइना एक ऑल्टरनेट इंटरनेशनल मॉडल क्रिएट करना चाहता है। इस सिलसिले में चाइना ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रुप्स जो हैं, जिनका बुनियादी मकसद तो इकोनॉमी को देखना था, लेकिन अब वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्रेड और इस तरह के इश्यूज को अहमियत दे रहे हैं। अब चाइनीज़ क्या कहते हैं? चाइनीज़ कहते हैं कि मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड को पावर शेयर करनी चाहिए और ये जो कोल्ड वॉर की जो मेंटालिटी है, ये जो माइंडसेट है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और वो बेसिकली अब ये जो मिलिट्री परेड है, इस मिलिट्री परेड में क्या था? इस मिलिट्री परेड में जो मिलिट्री हार्डवेयर डिस्प्ले पे था, वो तो सीधा सीधा ये बताया जा रहा था कि जनाब हम तो अगर लॉयल विंगमैन है,
ہائپرسونک ویپنز ہیں، رپورٹس ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ چائنا ٹیکنالوجیکلی کتنا آگے جا چکا ہوا ہے، اور چائنا جو ہے وہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ ہے. اب فار ایگزامپل تقریباً پریڈ میں 20 سے زیادہ ممالک کے جو لیڈرشپ جو ہے وہ آئے ہیں. تو اس میں کیا تاثر دیا گیا ہے؟ اس میں تاثر یہ دیا گیا ہے کہ دنیا کے یہ ملک جو ہیں یہ چائنا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنی ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری مسلز کو ڈسپلے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائنیز جو لیڈرشپ ہے وہ کافی حد تک میسیجنگ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹ ماڈل کریٹ کر سکتا ہے تھرو انسٹیٹیوشنز، تھرو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور تھرو پولیٹیکل پلیٹ. قمر چیمہ صاحب، بالکل اس طرح کہ آپ نے کہا کہ آلٹرنیٹ ماڈل جو ہے وہ چائنا نے ڈسپلے کر دیا ہے، پیغام واضح دیا ہے. اب روس اور شمالی کوریا، ان دونوں کو اس پریڈ میں خاص طور پہ مدعو کیا گیا. دونوں کو ہی امریکہ ناپسند کرتا ہے، پھر امریکہ نے کہہ دیا، سازش کا بھی الزام لگا دیا، چائنا نے تردید کر دی ہے. کیا دکھ رہا ہے؟ یہ امریکہ خوف کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، ڈر ہے، کیا ہے؟ دیکھیں امریکن سمجھتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ کا جو ماڈل ہے وہ بلیو کرتا ہے آن شیئرڈ ویلیوز. وہ ویلیوز جو ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرتی ہوں، ہیومن رائٹس کے اوپر، فریڈم آف سپیچ کے اوپر، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، ایکول اپرچونٹی کے اوپر، وہ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جو چائنا ہے وہ تو ایک ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے. چائنا سمجھتا ہے کہ ہمارا جو انٹرنل پولیٹیکل ماڈل ہے یا کسی ملک کا بھی انٹرنل پولیٹیکل ماڈل، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم شیئرڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں، شیئرڈ فیوچر کی بات کرتے ہیں، شیئرڈ سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، ہم اکنامک اینڈ کمپریہنسو گروتھ کی بات کرتے ہیں. تو بیسیکلی وہ اس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں چائنیز جو ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے تعلقات رشیا اور نارتھ کوریا سے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کسی ملک کے انٹرنل کیا معاملات ہیں، وہ وہاں پہ کس طرح کا پولیٹیکل ماڈل لے کے بیٹھے ہیں، ہم اس چیز میں انٹرفیئر نہیں کرتے. سو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نارتھ کوریا ہو یا ویتنام ہو یا روس ہو، ہمیں ان کے ساتھ اپنی جو شراکت داری ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے، اور یہ ہمارے پارٹنر ہیں ارسپیکٹو کہ وہاں پہ انٹرنل کون سا ماڈل ہے. اور ہم جو ویسٹ کی یہ جو اپروچ ہے کہ نہیں جمہوریت ہی ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. جی ٹھیک سر، بالکل. یہ شیئرڈ ماڈل کی آپ نے بات کی کہ چائنا چاہتا ہے کہ شیئرڈ ماڈل استعمال کیا جائے، شیئرڈ جو ہے پاور ڈویژننگ ہو. شمالی کوریا اور روس اس میں شامل تھے، وہ بات جگہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن وزیراعظم شہباز شریف یعنی پاکستان بھی اس میں شامل تھا، جو کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بڑی مشکل سے ایک اسموتھ روڈ کے اوپر لے کر آیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی اس پریڈ میں بالخصوص شرکت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کس طرح دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے یہ ہمارے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ امریکہ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ ہمارے ایک انتہائی مضبوط تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات آج سے نہیں ہے، پچھلے 78 سال سے پاکستان اور چائنا کے تعلقات ایک کمپریہنسو اکنامک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے، یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اور ابھی حال ہی میں جب بھارت پاکستان کی جنگ ہوئی تو جس طرح چائنا نے کھل کے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اور ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، امریکہ کو اور پوری دنیا کو اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہے. پاکستان کی لیڈرشپ کا وہاں موجود ہونا یہ ایک میسج ہے کہ تعلقات کی نوعیت کیا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف پوٹن ہوں یا ایک طرف نارتھ کوریا کے لیڈر ہوں اور ساتھ شہباز شریف صاحب چل رہے ہوں، تو یہ ایک میسج ہے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کی سٹرینگتھ کیا ہے. یا جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح چائنیز نے پاکستان کو ویلیو دی، یا شہباز شریف صاحب کے وزٹ کو ویلیو دی کہ پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، پریمیئر سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، ایک ڈائلاگ ہو رہے ہیں، گروپ لیول پہ ملاقات ہو رہی ہے، پورے کے پورے ڈیلیگیشن لیول پہ ملاقات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دنیا کو ہمارے تعلقات کی گہرائی کا، ڈیپتھ کا، اور ہمیشہ ہر مشکل وقت میں چائنا پاکستان کے ساتھ رہتا ہے. یہ دنیا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی جو پرائیورٹیز ہیں ان کو بالکل اسٹریٹن اپ کر دیا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کسی بھی قیمت پہ چائنا سے تعلقات قائم رکھنا، ایسے کہیں گے؟ جی بالکل. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا موڈ ہے
کہ آج ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم چائنا کے بھی اچھے دوست ہیں، امریکہ بھی ہمیں ہماری اس خطے میں اہمیت اور ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کو ویلیو کرتا ہے، ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کو ویلیو کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم پاکستان کی جو مختلف گورنمنٹس آئیں انہوں نے کنٹینیوٹی، اسٹیبلٹی، ریلائبلٹی کو اہمیت دی امریکہ اور چین کے ساتھ۔ سر ایسے موقع پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے اس پہ ٹیرف کا ہتھوڑا پڑ رہا ہے، اس کا سفارتی ناکامیاں ہو رہی ہیں، اپوزیشن اس کو ہارڈ ٹائم دے رہی ہے، امریکہ نے کاروبار و ساتھ میں اس کے وہ ٹف کر دیا ہے، سعودیہ نے اور عراق نے تیل دینا بند کر دیا ہے۔ بھارت کیا کسی گہری کھائی میں جا چکا ہے؟ آخری آپ سے بات پوچھیں گے ایک مختصر جواب میں۔ دیکھیے اس وقت انڈیا کے لیے مسئلے مسائل بہت بڑھ چکے ہیں۔ انڈیا کے جو روپے کی جو قدر ہے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر نریندر مودی سے حساب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح کی پارٹنرشپ جو ہے وہ بلڈ کی ہے امریکہ کے ساتھ، کہ آج امریکہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، وہ پاکستان بھارت جنگ میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، 50% ٹیرف لگا دیے ہیں، اکانومی کے اوپر پریشر پڑ گیا ہے۔ جو 20 سال کی جو پارٹنرشپ تھی وہ پارٹنرشپ بالکل ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ ایک انتہائی مشکل میں ہے، ان کے جو پولیٹیکل کیریئر جو ہے اس کا یہ ایک ڈاؤن فال جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ وہ نہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو سنبھال سکے، نہ امریکہ کے ساتھ سنبھال سکے۔ میں یہ اس چیز کو اور ایک پنڈورا باکس ان کے لیے کھل گیا۔ بھارت نہ تعلقات سنبھال سکا امریکہ کے ساتھ، نہ چائنا کے ساتھ، ایک گہری کھائی کے اندر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے اس اپنی رائے دینے کے لیے قمر چیمہ صاحب، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، چائنا ابھرتی ہوئی طاقت کے ساتھ دنیا میں واضح پیغامات بھیجنا شروع ہو گیا ہے۔ چائنا اپنے خاص جشن کے اندر، اپنی خاص سیلیبریشن میں روس کو بلاتا ہے، نارتھ کوریا کو بلاتا ہے، پاکستان کو بلاتا ہے اور ان خاص ملکوں کو اہمیت دیتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایٹمی قوتیں ہیں، یہ عام ملک نہیں ہیں۔ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات، پاکستان کے پائیدار تعلقات چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور ایک طرف بھارت جس کے ہر قسم کے جو پائیدار تعلقات تھے ناقص ہو کے گر کر پاش پاش ہو رہے ہیں۔ دنیا ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا نہیں رہی بلکہ جا چکی ہے۔ اس پر مزید پروگرامز کے اندر بات کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ پروگرام میں داخل ہوں گے ایک نئے اور جدید موضوع کے ساتھ میں۔